आदाब, नमस्कार, बहुत बहुत इस्तकबाल आप सभी का। मैं हूँ पूजा मल्होत्रा और आज हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म जगत की जानी मानी हस्ती पेंटर। ख्वाबों की नगरी मुंबई, जहां कई फनकार अपनी किस्मत आजमाने आते हैं और कामयाबी भी हासिल करते हैं। उन्हीं में से एक बेहद खास नाम है पेंटल, जो आज किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। दिल्ली के सदर बाजार इलाके से ताल्लुक रखने वाले पेंटल ने अपनी दमदार अदाकारी से कई किरदारों को यादगार बना दिया। FTTI से एक्टिंग में कोर्स करने के बाद पेंटल ने मुंबई का रुख किया और फिल्म उमंग से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की। ये पेंटल की अदाकारी का ही कमाल था कि वो अपने जमाने के एक ऐसे अदाकार बन गए जिनके बिना उस दौर की फिल्में अधूरी समझी जाने लगी। यूं तो पेंटल ने तकरीबन 350 से ज्यादा फिल्मों में अलग अलग किरदार निभाए, लेकिन जवानी दीवानी, रफू चक्कर, सत्ते पे सत्ता, बावर्ची, परिचय, चला मुरारी हीरो बनने और खोटे सिक्के उनकी कुछ ऐसी अहम फिल्में रही जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं। फिल्म बावर्ची और चला मुरारी हीरो बनने के लिए पेंटल को बेस्ट परफॉर्मेंस इन ए कॉमिक रोल के फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। अदाकारी की दुनिया की ये नामवर शख्सियत अपनी पत्नी गीता पेंटल और 2 बच्चों के साथ बेहद खुशहाल है और उम्र के इस पड़ाव में भी उसी शिद्दत के साथ काम भी कर रहे हैं। पेंटल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे शो गुफ्तगू में। थैंक यू पूजा, और साथ ही साथ आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। खुश रहिए, जीते रहिए, आबाद रहिए। आर्मी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं जी, और इसी वजह से शायद आपने नेवल एविएशन में भी जाने का सोचा था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आप एक्टिंग की और आपने रुख किया? क्या है पूजा, बचपन में बेसिक स्टडी करने के बाद हर शख्स की ज़िंदगी में एक ऐसा मकाम आता है जहाँ उसे डिसाइड करना पड़ता है कि उसको क्या करियर बनाना है, किस तरफ जाना है जी, क्या रुझान है। तो मेरा रुझान बचपन से ही एक्टिंग की तरफ था। तो मैं स्कूल में भी एक्टिंग करता रहता था, छोटे मोटे प्ले, स्केट, फैंसी ड्रेस, जो स्कूल के लेवल के होते हैं वो करता रहता था। लेकिन जब मैंने अपनी एजुकेशन पूरी की और प्रोफेशनल लाइफ की तरफ जाने का सोचा, तो अपने से ज़्यादा मैं दूसरों की सुनता था। अच्छा। जैसे केटरिंग कर ले, NDA कर ले, नेवल एविएशन कर लो, ये कर लो, तो हर जगह उसकी ट्राई कर रहा था, लेकिन बेसिक इंटरेस्ट एक्टिंग में था। तो फॉर्चुनेटली मेरे फादर पार्टीशन से पहले लाहौर में एक फिल्म कंपनी थी पंचोली आर्ट्स, उसमें काम करते थे एज अ कैमरामैन। अच्छा। तो पार्टीशन हो गया, सब लुटपुट गया, वापस आए, दिल्ली में दुकान खोल ली, फोटोग्राफी की दुकान खोल ली। जी। लेकिन वो जो आंख होती है, एक कैमरामैन की जो आंख थी, अल्टीमेटली उन्होंने मुझे आपको पहचाना, देखा। और उसका रीज़न एक और भी था, क्योंकि वो एक कैमरामैन थे और पार्टीशन के बाद वो अपना शौक पूरा नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने 8mm का मूवी कैमरा ख़रीदा। अच्छा। और 8mm, उन दिनों वीडियो वगैरह तो होते नहीं थे, तो 8mm का मूवी कैमरा ख़रीदा, 8mm का प्रोजेक्टर ख़रीदा, और उनके पास मॉडल मैं ही था। तब तक गुफी जी, मेरे बड़े भाई गुफी जी, जमशेदपुर चले गए थे इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग के लिए। अच्छा। तो फादर ने जब वो छोटी छोटी फिल्में मेरे साथ बनाई और मुझे स्क्रीन पे देखा, मेरा इंटरेस्ट देखा, तो ही इज़ द वन जिन्होंने मुझे इनकरेज किया कि तुम एक्टिंग क्यों नहीं करते। और मेरी मौसी हैं थी जी, वो प्रोफेसर थी, प्रिंसिपल थी गाजियाबाद में। अच्छा। उन्होंने उन दिनों नया नया FII, फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पूना, जो FTII, जो आजकल FTII हो गया है,
उसके बारे में मेरे फादर को बताया अच्छा। कि अगर भेजना है तो FII से ट्रेनिंग लेके भेजिए। तो माय फादर हैंडल्ड एवरीथिंग, एप्लीकेशन वगैरह, फोटोग्राफ सब कर करा के, और मेरा सिलेक्शन हो गया। अरे वाह। सो दैट्स हाउ नेवल एविएशन या केटरिंग या कहीं और जाने के बजाय मेरा रुझान जो था वही मेरा प्रोफेशन बन गया। अच्छा, वो क्या किस्सा था जब आप ऑडिशंस देने गए थे पर बहुत हैंडसम फेसेस को देखकर आप थोड़ा सा डर गए थे? नहीं, वो पहली बार मैं गया जी। तो जब वहाँ पहुँचा तो 200-250 लोग, यंगस्टर्स, बॉयज़, जी। बड़े अच्छे कपड़े वपड़े पहने हुए। मैं बड़े हम्बल बैकग्राउंड से हूँ, तो सिंपल कमीज़ और शर्ट पैंट पहन के गया था। तो वहाँ जब मैंने इतने टॉल, हैंडसम, गुड लुकिंग, और हर एक के हाथ में फाइलें वाइलें, तस्वीरें, एक्सपीरियंस, पोर्टफोलियोज, और मेरे हाथ में कुछ नहीं, मैं यूं ही फक्कड़ सा पहुँच गया था। तो मुझे बड़ा कॉम्प्लेक्स आया, तो मैं बैठ ही गया, खड़ा भी नहीं रहा उनके बीच में, क्योंकि सब यूं लंबे लंबे अच्छा। इम्प्रेसिव पर्सनैलिटीज। तो मुझे जी। लगा यार इन लोगों के बीच में मेरा क्या हाल होगा। एनीवे, भगवान का नाम लिया। जब मेरा नंबर आया, गया अंदर, तो उन्होंने जो स्क्रिप्टें दी थी उनमें से एक स्क्रिप्ट मैंने परफॉर्म की। बट लकीली, क्योंकि कुछ ऊपर से भगवान की देन थी, तो वो ऑडिशन बड़ा अच्छा हो गया। अच्छा। और उसके साथ एक छोटा सा किस्सा और हुआ कि जब वो मेरा ऑडिशन पूरा हुआ तो प्रोफेसर तनेजा साहब ने, जो हमारे गुरु हैं जी। उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा ठीक है, अभी तुम कैमरे में देख के हंसो। तो मैं थोड़ा नर्वस हो गया कि मैंने कहा कैमरे में देख के हंसो? बोले हाँ, जस्ट लाफ। तो मैंने कैमरे में देखा, तो कैमरे में उन दिनों पुराने कैमरे होते थे, उसमें फिल्टर लगाया हुआ था। अब फिल्टर, क्योंकि कैमरा अंधेरे में था, मैं लाइट में था, फिल्टर में मुझे अपनी इमेज नजर आई और मैं इतना लल्लू दिख रहा था कि आई स्टार्टेड लाफिंग। तो वो भी बड़ा नेचुरल लगा उनको। तो बस यही एक किस्सा था जिसकी वजह से मुझे एडमिशन मिल गई, और बाद में पता लगा कि आई वॉज नंबर 2 इन द होल थिंग। अच्छा। और वो जो 200-250 बंदे आए थे, उन सब में मेरा टॉप पे नाम था। जद्दोजहद का समय कितना लंबा था और मुकाम बनाने में Struggle, कितना, हाँ struggle। जी। फॉर्चुनेटली पूजा, मुझे स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी ज़्यादा, बस 3-4 महीने करने पड़े। बट तब तक ये हुआ था कि एक तो मेरे मामा जी यहाँ रहते थे बॉम्बे में, उन दिनों बॉम्बे था, तो उनके घर पे रहना, प्लस गुफी जी जमशेदपुर से शिफ्ट होके मुंबई आ गए थे और वो यहाँ नौकरी कर रहे थे। तो 2-3 महीने ही हुआ, लेकिन इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। अच्छा। थोड़ी बहुत करनी पड़ी, बट इतनी नहीं करनी पड़ी। एंड फिर मुझे उमंग, एक फिल्म बनी थी गुरुदत्त फिल्म्स के बैनर में, जी। आत्मा राम जी ने मुझे, उसी से ही शायद आपका फिल्मी सफर शुरू हुआ था। मेरा, सुभाष घई साहब का, सरानी साहब का, हम सब का करियर वहीं से शुरू हुआ। तो वो कैसे मिली आपको? वो हमारे यहाँ जब FTII में, मतलब FII में, जब उस वक्त जी। एग्जाम होते थे, फाइनल एग्जाम के लिए, कुछ पर्सनालिटीज, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स बॉम्बे से आते थे और वो आके हमारे अलग अलग एग्जाम लेते थे। तो उनमें एक बार आत्मा राम जी आए। अच्छा। तो एक एग्जाम उन्होंने लिया। तो जब एग्जाम हो गया तो उनको पटाने के लिए हम कैंटीन में ले गए, उन्हें चाय वाय पिलाई। अच्छा। और साथ ही कहा कि सर कोई काम वाम हो तो। बोले हाँ, मैं प्लान कर रहा हूँ एक यंगस्टर्स की फिल्म बनानी। अच्छा। तो आप लोग जब पास आउट हो जाओ और 1-2 महीने में, तो बॉम्बे आके मुझे मिलना। तो हमने कहा ठीक है सर। अब हम पास आउट होके बॉम्बे पहुंचे, भूल भाल गए। लेकिन हमारा क्या होता था कि हम एक ग्रुप, हमारी क्लास के 4-5 लड़के, हम लोग मिल के इकट्ठे स्ट्रगल करने जाते थे। अच्छा। और हम लोगों का मिलने का जो स्थान होता था वो अंधेरी स्टेशन होता था। तो अंधेरी स्टेशन से गाड़ियां शुरू होती थी, वहां से फिर हम गाड़ियों में बैठ के कहीं महालक्ष्मी, दादर, तो इधर कौन कौन उधर। थे आपके ग्रुप में वो लोग? सुरेश चटवाल था, आत्म प्रकाश था, राजेश बहल था, अच्छा। और भी 2-4 लोग थे। तो एक दिन क्या हुआ, हम लोग अंधेरी स्टेशन पे मिले
तो ये डिसाइड हुआ कि हम आत्माराम जी को मिलने जाते हैं, बिकॉज नटराज स्टूडियो अंधेरी में ही है। तो मेरा पता नहीं मूड नहीं था, मैंने कहा नहीं यार तुम लोग जाओ, मैं फेमस महालक्ष्मी जाता हूँ। जी। तो मैं गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी में बैठ गया, शुरू होने वाली थी। ये लोग निकल गए आत्माराम जी को मिलने नटराज स्टूडियो। जैसी गाड़ी चली, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं चलती गाड़ी से कूद के मैंने कहा मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। अच्छा। चले गए, जी। आत्मा जी को मिले, उन्होंने कहा हाँ मैं पिक्चर प्लान हो गई है मेरी, लेकिन मुझे वो लड़के चाहिए जो डांस करते हो। अच्छा। भगवान की दया से मैं थोड़ा अच्छा डांसर भी था। तो उन्होंने कहा ठीक है कल ऑडिशन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट डे मैं तैयार होके पहुंचा तो सबसे पहले मुझे ही बुलाया। अच्छा। तो अंदर एक टेबल, एक कुर्सी, साउंड इक्विपमेंट। तो हमारा ही इंस्टीट्यूट का एक दोस्त डायरेक्शन का लड़का राजेंद्र छुरा करके, वो म्यूजिक बजा रहे थे, उन्होंने म्यूजिक बजाया, मैंने डांस जितना आता था सब डांस कर दिया। मैंने कहा कुछ छोड़ो नहीं, लेट मी जस्ट इम्प्रेस हिम। तो उन्हें बहुत पसंद आया। तो उन्होंने मिस्टर छुरा से कहा कि एक कुर्सी लेके आओ। तो एक कुर्सी आई। तो मुझे आत्माराम जी ने कहा कि पेंटल कम सिट विद मी और मुझे हेल्प करो लड़के सेलेक्ट करने में। अरे अच्छा। तो ये एक बहुत ही मेरे लिए क्या बात फख्र है। की बात थी कि पहले ऑडिशन में ही, पहली बार में ही मुझे सर ने अपने साथ बिठाया और कहा कि तुम मुझे हेल्प करो। और उसमें बहुत ऐसे लोग थे, कलाकार थे जो डांस नहीं कर पाते थे, कुछ रिजेक्ट हो गए, कुछ नहीं हुए। हमारे सुभाष घई साहब, जी। उनका भी डांस हुआ, उन्होंने भी नाचा। अच्छा। तो आत्मा जी ने मुझे देखा तो मैंने कहा सर डांस तो ठीक है बट हमें एक्टर भी तो अच्छे चाहिए, एंड सुभाष जी इज़ अ वेरी गुड एक्टर। मेरे सीनियर हैं तो जी जी। मैंने कहा सुभाष घई साहब इज़ अ वेरी गुड एक्टर। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ यू आर राइट, यू आर राइट। तो वो सेलेक्ट हो गए। इस तरह काफ़ी लोग जो थोड़े ज़्यादा अच्छे डांसर नहीं थे उन्हें भी सेलेक्ट किया गया, बिकॉज वी वांटेड एक्टर्स ऑल्सो। तो इस तरह एक शुरुआत करियर की हुई। FTII में आपने बहुत एक्टिंग तो की ही, साथ में आप शैतानियाँ भी खूब करते थे। तो कोई ऐसा किस्सा जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? शैतानियाँ तो ऑफ कोर्स करते थे, वो तो उस उम्र में सभी लोग करते हैं। और फिर जब आप घर से दूर एक हॉस्टल में रहते हैं तो कुछ होता है। लेकिन उससे ज़्यादा मुझे याद है जब मैं नया नया वहाँ पर मैंने ज्वाइन किया जी। तो हमारे सीनियर्स हमारी रैगिंग बहुत करते थे। अच्छा, रैगिंग भी थी? हाँ। तो उन दिनों मुझे हॉस्टल में जगह नहीं मिली थी, मैं बाहर लॉज में ठहरता था। तो लॉज से शाम को मुझे बुलाया गया कि आओ शाम को। तो मैं पहुंचा तो सीनियर्स बैठे हुए, मेरी रैगिंग शुरू हुई। मैं बड़ा नर्वस था, पहली बार लाइफ में रैगिंग हो रही है। बिल्कुल। तो इतने में एक टैक्सी आई और टैक्सी से एक हमारे सीनियर स्टूडेंट उतरे और उनका सामान वामान मुझे देखा, सबको देखा, हेलो हेलो किया। तो मैं भी गया, सामान उठाया उनका, बड़े प्यार से उन्होंने मुझे जी। आशीर्वाद दिया, सामान रखा, वापस आया। उनका नाम है प्रेम सागर, रामानंद सागर साहब के साहबजादे, जी। जो उस वक्त वहाँ फोटोग्राफी का कोर्स कर रहे थे और फाइनल ईयर में थे। तो मैं बड़ा खुश कि चलो एक सीनियर को पटा लिया, अब मेरी रैगिंग नहीं होगी। तो जैसे ही वापस आए सब होने के बाद तो वही पलट गए, ए चल सीधा खड़ा हो, क्या समझता, मैंने स्माइल कर दिया तो छोड़ दूंगा। मैंने कहा यार ये तो सारे ही एक जैसे हैं। एनीवे, उन्होंने मेरी अच्छी खासी रैगिंग की। और आज भी जब प्रेम साहब मिलते हैं तो मैं वही सर बोले हाँ ऐसा ही है, होता है। सो वी हैड गुड टाइम। एक बॉन्डिंग, एक हमारे जो FTII स्टूडेंट्स की आपस की जो बॉन्डिंग है वो इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं बातों से इतनी अच्छी हो जाती है कि आज भी जब हम एक दूसरे को मिलते हैं तो वो इज़्ज़त, वो प्यार, वो अखलाक बरकरार है। और आपकी एक फिल्म है रफू चक्कर, जिसमें जी। आपने लड़की का किरदार निभाया था और उसके साथ भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा जुड़ा हुआ है, जब आप लोग जेंट्स बाथरूम में चले जाते हैं। हाँ हाँ। हुआ यूँ कि हम लोग शूटिंग कर रहे थे कश्मीर में, श्रीनगर। जी।
तो ओबेरॉय होटल है वहाँ पर, ओबेरॉय में हम लोग ठहरे भी वहीं थे और शूटिंग भी वहीं गार्डन में आसपास हो रही थी। जी। तो हम लड़कियां बन के वहाँ शूट कर रहे थे, तो लंच ब्रेक हुआ तो हमने कहा, और ऋषि कपूर ने कहा कि हम लोग कमरे में खाना खाते हैं। तो कमरे में जाने लगे तो काफ़ी देर से शूटिंग कर रहे थे, तो वी सेड वी जस्ट यूज द वॉशरूम, बाथरूम होके आते हैं। तो हम नेचुरली जेंट्स बाथरूम में गए। जेंट्स बाथरूम में गए तो वहाँ ऑलरेडी 2 फॉरेनर्स जो काफ़ी हाई हो चुके थे, अच्छे मूड में थे, मस्ती वाले मूड में। तो उन्होंने जब सडनली पलट के हमें देखा तो वो परेशान हो गए, उनकी दारू उतर गई कि यार ये 2 लड़कियां जेंट्स रूम बाथरूम में जेंट्स की तरह खड़े होके सब कुछ कर रही हैं, ये क्या है। उन लोगों को समझ नहीं आई। एनीवे हम लोग उनको आंख वांग मार के मस्ती कर कर निकल गए। बाद में मैनेजर ने हमें बताया कि सर आप बाथरूम में गए थे? हाँ। ऐसे ऐसे वहाँ कुछ लोग थे? हाँ। बोले सर वो सारा ही रात आपको ढूंढते रहे कि वो वेयर आर दोस 2 गर्ल्स दोस हु यूज जेंट्स बाथरूम। तो ऐसे काफ़ी किस्से हुए। एक बार हम लोग यहाँ बॉम्बे सेंट्रल प्लेटफॉर्म पे शूटिंग कर रहे थे, तो वहाँ फर्स्ट टाइम हम लड़कियाँ बन के प्लेटफॉर्म पे, वो सीन था कि हम ट्रेन में चढ़ते हैं जहाँ बाद में गाना आता है छुक छुक छक छक बॉम्बे से बड़ौदा तक। तो हम लोग जा रहे हैं तो सडनली पीछे से किसी ने मुझे जोर से पिंच किया, तो मैं परेशान होके पलटा और उसको मारने लगा। तो उसने कहा सर मुझे मत मारिए, मुझे मत। क्यों, हुआ क्या? साले तूने किया क्या? कहता सर वो मुझे ऋषि जी ने कहा था आपको ऐसे करने का। तो ऐसी मस्तियां बहुत करते थे, और खासकर चिंटू तो कमाल था। अपनी ड्रेस बनवाई यहाँ तक की कवर्ड, मेरी ड्रेस बनवाई यहाँ तक की खुली। तो जब मैंने ड्रेस पहनी तो मैंने कहा यार मेरी ऐसी क्यों बनाई है? बोले अच्छा ना, यू लुक सेक्सी। तो ऐसे मस्ती करते करते इज वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स। काम करने में बड़ा मज़ा आया, और ऐसी ही सत्ते पे सत्ता जी। एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जवानी दीवानी, खोटे सिक्के, मतलब यूं समझ लीजिए पूजा के काम के साथ साथ जी। एक जो मस्ती, जो मज़ा, जो सुकून, अंदर रूह का सुकून काम करके मिला, वो मिला मुझे। एंड आई एम वेरी लकी एंड वेरी ग्रेटफुल टू गॉड के ये सब मौके मुझे दिए, एंड आई रियली एंजॉयड मेरी जो ये जर्नी है 54-55 इयर्स की एज एन एक्टर, बड़ी इंटरेस्टिंग रही। बहुत इंटरेस्टिंग थी। एक 700 रुपये का भी कोई किस्सा था उमंग फिल्म का। कौन सा? 700 रुपये का किस्सा भी था कुछ। हाँ वो बताया ना मैंने, 700 रुपये। नहीं बताया नहीं। हाँ। क्या हुआ, जब हमें उमंग फिल्म मिल गई तो हमारी सैलरी थी 700 रुपया पर मंथ। पर ऐसा कुछ हुआ कि 10-15 दिन में ही आत्माराम जी को 1-2 और फिल्में मिल गई बाहर की, तो उन्होंने मुझे एज अ कॉमेडियन 5 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट में साइन करना चाहा। अच्छा। मैंने कहा ठीक है सर, इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो उन्होंने कहा कि अभी तुम्हें पहले साल 700 रुपया महीना, दूसरे साल 1000, फिर 1250, फिर 1500, इस तरह बढ़ाते जाएंगे। ठीक। तो मैं थोड़ा ड्रामा किया, थोड़ा सर बहुत कम है, ये वो है। तो पहले साल मुझे 1000 दे दीजिए, दूसरे साल 1500, फिर 2000, इस तरह। तो मैंने पैसे बढ़ा दिए। उन दिनों 100-200 की भी बड़ी वैल्यू होती थी। बिल्कुल। तो एनीवे उन्होंने कहा ठीक है। तो अगले महीने से मेरी 1000 रुपया तनख्वाह हो गई, बिकॉज आई साइंड द कॉन्ट्रैक्ट। तो बाकी हमारे असरानी साहब, सुरेश चटवाल, सुभाष घई साहब, ये 700 रुपये महीने पे थे। अच्छा। तो जब इन्हें पता लगा ओए पेंटल को 1000 रुपया मिल रहा है, तो तुझे, मैंने कहा ऐसे ही है भैया, 1000 है ये। तो आज भी कभी कभी मिलते हैं तो मस्ती में ये बात छिड़ती है, तो कहते हैं तू हमसे ज्यादा पैसे लेके गया। अच्छा, वो क्या था मोमेंट के फादर के साथ जिसने आपकी ज़िंदगी बदल के रख दी? मैं जब FTI में सेलेक्ट हो गया तो हम लोग, मैं बॉम्बे से पूना की तरफ आ रहा था, तो स्टेशन पे फादर मदर छोड़ने आए। अब बेसिकली मैं स्टडीज़ में अच्छा नहीं था, मेरा मन नहीं था उस तरफ, रुझान नहीं था। तो
कभी कंपार्टमेंट आ जाए, कभी फेल हो जाए, तो इतना सीरियसली मैंने स्टडीज को लिया नहीं था. एंड माई फादर ऑलवेज हैड दिस थिंग के पढ़ लिख ले बेटा, बिकॉज आई बिलोंग टू वेरी वेरी एजुकेटेड फैमिली. तो उनको यही मलाल रहा. तो उस दिन स्टेशन पे जब वो छोड़ने आए तो मुझे एक साइड पे ले गए जस्ट बिफोर ट्रेन चलने लगी. एंड ही सेड कि बेटा, मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, बट आज मैं तुझसे इतना ही मांगता हूं कि यू हैवंट डन वेल इन योर स्टडीज. तो अगर तू मेरा बेटा है ना, तो बेटा इस लाइन में जहां ये तेरे मतलब की, तेरे पसंद की लाइन है, जी. इसमें कुछ अच्छा करके दिखाना. बस दैट मोमेंट चेंज्ड मेरा पूरा एटीट्यूड, मेरा आउटलुक टू द होल थिंग. एंड एक अंदर से रिस्पॉन्सिबल बच्चा निकल के आ गया. और एक ऐसा किस्सा जब भी सुनाता हूँ मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जी. इट रियली चेंज्ड माई लाइफ. एंड आज वेयर एवर माई फादर इज, आई एम श्योर ही मस्ट बी हैप्पी, क्योंकि वही बच्चा जो जीरो था पढ़ाई में, जी. FTII जाने के बाद इतना सिंसियर, इतना अच्छी तरह सब्जेक्ट को समझा कि उसी इंस्टीट्यूट में अपने गुरु की गद्दी पे बैठा. फ्रॉम 2005 8 to साल तक. 2013 I आपने sat संभाला. and handled the acting course in FTII. तो I'm sure he must be proud somewhere. And I did my bit. एक बेटा होने के नाते जो मैंने फादर से कमिट किया था, जी. वो मैंने पूरा किया. जी. और आज भी आप पढ़ा रहे हैं. आज भी पढ़ा रहा हूँ. ये तो बाद में मुझे ये पता लगा कि पढ़ाना एक्टिंग करने से भी कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. अच्छा. क्योंकि जब आप पढ़ाते हैं, एक तो मैं रोज़ शूटिंग करता हूँ, काम करता हूँ, ऑलवेज बिजी, तो वहाँ से जो सीखता हूँ वो सिखाने में आप अपने आप को ज़्यादा समझते हैं. इट्स मोर एजुकेटिंग योर सेल्फ. कई बार ऐसी बातें निकलती हैं कि बाद में अपने को ही होता है, यार ये मेरे जहन से कैसे निकली, हाउ डिड आई कॉन्ट्रीब्यूट टू सच अ थिंग. तो यस, पढ़ाता हूँ एंड इट्स माई पैशन, लाइक एक्टिंग इज माई पैशन एंड आई लव इट. एक्टिंग तो आपने बहुत की है. ऑलमोस्ट 54 इयर्स से आप एक्टिंग करते आ रहे हो और अभी भी आप काम कर रहे हैं. जी. तो आने वाली जनरेशन को आप क्या कहना चाहेंगे? आने वाली जनरेशन को बेटा यही कहूँगा कि जब आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो हैव दैट फोकस, हैव दैट कमिटमेंट एंड नेवर से कि आई कैन. नो, से आई विल. और ये एक तपस्या है, पूरी तरह इसमें डूब जाइए, सर पे कफन बांध के कीजिए, तो सक्सेस आप जो भी करना चाहते हैं उसमें ज़रूर मिलेगी. रिंटल जी, आपने फिल्मों के साथ साथ डायरेक्शन में भी काम किया है. जी, मेरा अपना प्रोडक्शन हाउस है. मैंने डायरेक्शन भी की है, मैंने सीरियल्स बनाए, डायरेक्ट किए, एड्स बनाए, अच्छा. और फिल्म्स डिवीज़न के लिए डॉक्यूमेंट्री भी बनाई. सो एज अ डायरेक्टर ऑल्सो मैंने काम किया, एज एन एक्टर काम किया, एज अ शो ऑर्गेनाइज़र काम किया. मैंने वर्ल्ड ओवर बहुत सारे शो ऑर्गेनाइज किए विद बॉलीवुड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स, जहाँ बड़े बड़े एक्टर लाइक गोविंदा साहब, लाइक अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी, करीना कपूर, करिश्मा कपूर, बहुत सारे एक्टर्स, म्यूज़िक सिंगर्स लाइक अपना शानू, उदित, सोनू, जी. और मैंने किशोर दा, हेमंत कुमार साहब, इन सब के साथ कंपेयरिंग भी की है, शो भी किए. तो वो भी किया, टीचिंग भी की, डायरेक्शन भी की, जी. एक्टिंग भी की. इस प्रोफेशन के साथ जुड़े हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ ज़रूर किया, राइटिंग में, एडिटिंग में. सो और दूरदर्शन के साथ तो आप शुरुआती दौर से भी जुड़े रहे. लड्डू सिंह टैक्सी वाला एक. जी 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 जी, बहुत अच्छा याद दिलाया आपने. मेरा जुड़ाव
दूरदर्शन के साथ 1975 से है। जी। हुआ यूं कि हमें ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से लेटर आया था टू वर्क इन दूरदर्शन सीरियल। अब ये सीरियल नाम सुन के थोड़ी हैरानगी हुई होगी, क्योंकि उन दिनों सीरियल का कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं था। अच्छा। और मैं प्राउडली कह सकता हूं कि मैंने दूरदर्शन का सबसे पहला सीरियल लड्डू सिंह टैक्सी वाला किया था, जिसके लिए लेटर हम 3 लोगों को आए थे। आत्मा राम जी को डायरेक्शन के लिए लेटर आया था फ्रॉम द गवर्नमेंट प्रेसिडेंट्स ऑफिस, राम गोविंद साहब को आया था और मुझे आया था। राम गोविंद साहब इज द राइटर, आत्मा राम जी डायरेक्टर थे और मैं लीड था, मेन लीड एज लड्डू सिंह टैक्सी वाला। तो उन दिनों सिर्फ फिल्में बनती थी। अच्छा। तो आत्मा राम जी ने 16 mm की 13 फिल्में बनाई थी, आधे आधे घंटे की। अच्छा। जो रिलीज हुई थी वो 13 के 13 डिब्बे हर दूरदर्शन के सेंटर पे जाते थे। उन दिनों 7 सेंटर थे ऑल ओवर इंडिया। तो वो 7 सेंटर्स में, लाइक मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली, हर जगह वो डिब्बे गए और 13 हफ्ते वो दिखाए गए एवरी संडे, और बहुत अप्रिशिएट हुए थे। और उसमें बहुत दिग्गज पुराने एक्टर, जाने माने लोग थे। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था। और मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्रॉबेबली विद फोल्डेड हैंड्स, कि अगर हो सके तो प्लीज़, ये दूरदर्शन की एक बहुत ही नायाब मोमेंट है, इसे ट्रांसफ़र करके, डिजिटाइज करके पब्लिक को दिखाएं कि हिंदुस्तान का दूरदर्शन का पहला सीरियल लड्डू सिंह टैक्सी वाला था और कैसा था, हाउ द सीरियल स्टार्टेड इन दूरदर्शन। आई होप ऑल द बिग अथॉरिटीज विल डू दैट। थैंक यू। ये मेरी ख्वाहिश है, आई वॉन्ट पीपल टू सी। नहीं, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था इस शो का जो आपने बताया जी। साथ ही हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जब आपने रफू चक्कर की थी, उसमें आपने मेल और फीमेल दोनों ही किरदारों को निभाया था, तो कितना चैलेंजिंग था? क्या तैयारी की थी आपने इस रोल के लिए? देखिए, चैलेंजिंग तो हर चीज़ होती है जब भी आप कोई रोल करते हैं जो थोड़ा डिफरेंट होता है, हटके होता है, तो चैलेंज तो होता है टू गेट अंडर द स्किन ऑफ दैट कैरेक्टर। यस। उसका जामा पहनना, अगर मैं उर्दू में ट्रांसलेट करूं, तो मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि जैसा शायद आप जानती होंगी कि एक्टिंग का वन ऑफ द पिलर इज ऑब्जर्वेशन। जब आप हर चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो उसकी बिना पे आप अपनी इमेजिनेशन को यूज करते हैं। बस वही किया मैंने, जो ऑब्जर्वेशन इधर उधर लेडीज की। लेकिन उसमें सबसे अच्छी बात क्या थी, जो ऋषि कपूर और मैंने आपस में डिसाइड करके उसको अप्रोच किया था, वॉज दिस थिंग कि हम लेडीज बन रहे हैं। ये 2 लड़के जो अपनी जान बचाने के लिए लड़कियां बन रहे हैं, ये लड़कियां बनने के बाद उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे, छिछोरापन नहीं करेंगे, क्योंकि दे आर सिंसियरली ट्राइंग टू सेव देमसेल्व्स। तो हमने जितनी भी परफॉर्मेंस की, अपनी तरफ से बड़ी जेन्युइन परफॉर्मेंस की ऑफ दोज 2 गर्ल्स जो फंसी हुई हैं बेचारी। तो इसलिए हमने उनका मजाक नहीं उड़ाया, कैरेक्टर का मजाक नहीं उड़ाया, उन्हें जेन्युइनली किया कि 2 लड़के जेन्युइनली लड़की बन के लड़की पूरी तरह निभाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी में से कॉमेडी निकली। तो बड़ा मजा आया। इट वॉज वेरी चैलेंजिंग एंड बस यही चीजें हैं, यही वो एक्सपीरियंसेस हैं विच कीप अस अलाइव, हमें जिंदा रखते हैं, मजा आता है। एंड एवरी टाइम मैं जब इन चीजों के बारे में सोचता हूँ तो एक अलग सा नशा होता है। जी। महाभारत में भी आपने 2 कैरेक्टर्स किए थे, सुदामा का भी किया था और शिखंडी का किया था। जी हाँ। तो ऐसे कैसे हुआ? एक अदद एक्टर मैं हूं जिसने महाभारत में 2 कैरेक्टर किए थे।
मुझे पहले इन्होंने साइन किया था सुदामा के लिए, और सुदामा का बड़ा लंबा रोल था जो श्री कृष्ण के साथ वो सत्तू वत्तू पूरी उनकी सुदामा की कहानी का एक ट्रैक था। लेकिन बाद में जब थोड़ी शूट हो गई तो बाद में मुझे चोपड़ा साहब ने बताया कि हमें इंस्ट्रक्शंस आई हैं दूरदर्शन से कि अगर हम महाभारत की साइड स्टोरीज पे जाएंगे तो ये 700-800 एपिसोड्स बन जाएंगे। अच्छा। और इतना ज़्यादा हम बना नहीं सकते, तो हम चाहते हैं कि आप मेन स्टोरी पे कंसंट्रेट करें। अच्छा। तो उसकी वजह से मेरा जो सुदामा का ट्रैक था वो कम हो गया। अच्छा। इसका अफसोस रवि चोपड़ा साहब को था, राही साहब को था, चोपड़ा साहब को था। तो जब कहानी आगे बढ़ती गई और शिखंडी का रोल आया, वेरी तो डिफिकल्ट रोल। वेरी डिफिकल्ट रोल। तो शिखंडी का रोल, रवि चोपड़ा साहब वाज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइंड, मेरे बहुत क्लोज दोस्त थे, और वो शायद मेरी कैपेबिलिटीज को जानते थे। तो उन्होंने राही साहब के साथ और चोपड़ा साहब के साथ मिलके मुझे फिर शिखंडी के रोल के लिए बुलाया। और शिखंडी का रोल इसलिए डिफिकल्ट था कि एक औरत जो बदला लेने के लिए मर्द बनती है, उसमें भी डुअल, उसमें भी डुअल था कि है तो योद्धा, हाँ, लेकिन वो हल्का सा उसमें वो लचकपन, Feminism, हाँ। फेमिनिन टच है उसमें। यस। लेकिन उसमें सबसे बड़ा श्रेय मैं राही मासूम रजा साहब को दूंगा, जी। जिन्होंने जब मुझे कैरेक्टर एक्सप्लेन किया तो यकीन करना पूजा कि वो सुनते सुनते कैरेक्टर जज्ब हो गया मेरे में। वो एंगर, वो बदला, वो जो एक तड़प है कि इस शख्स ने मेरी जिंदगी खराब की है, इसकी मौत का कारण मैं बनूंगी, वो जो उनकी नरेशन थी ना, आधे से ज्यादा काम उस नरेशन ने कर दिया। उसके बाद जब भी मैं वो कवच और वो ड्रेस पहनता था ना, तो मेरे अंदर से वो एक वो गुस्सा, वो सब निकल आता था। तो दैट हेल्प मी अ लॉट। और अल्टीमेटली इट्स वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर्स। तो आई वाज लकी टू डू 2 कैरेक्टर्स इन महाभारत, एंड आई अगेन एज यूजुअल एंजॉयड बोथ ऑफ देम। जब शुरुआती दौर में एफटीआई में आपने ज्वाइन किया था, तो उस समय कुछ ऐसा रहा था कि उनका काम बंद हो गया था? हाँ, और वो भी आपने बहुत रिसर्च की लगती है। एनीवे, नहीं, वो बहुत इंस्पायरिंग था एक्चुअली सबके लिए। हुआ यूँ था बेटा कि जब मैं एफटीआई चला गया तो फादर के पास नौकरी नहीं थी, तो मेरे मामा जी ने कहा कि मैं इसकी फीस दे दूंगा। 200-250 रुपये फीस होती थी पूरे टर्म की, और मंथली खर्चा मैं दे दूंगा। तो मामा जी ने वो कर दिया, फादर की नौकरी लग गई, फादर ने वो पैसे उतार दिए जी। और मेरा कोर्स शुरू हो गया। आई बिकेम द बेस्ट स्टूडेंट। मैंने माइम सीख लिया वहाँ ऑन माय ओन, माइम की परफॉर्मेंस की, तो मुझे बाहर के शो मिलने शुरू हो गए। तो ये जब आप इतनी अच्छी तरह काम कर रहे हैं, सक्सेस मिल रही है, एनकरेजमेंट मिल रही है, तो आपकी उम्मीदें, आपका विजन कहीं और चला जाता है, बैठ जाती हैं। बिल्कुल। ऐसे मौके पे सडनली मुझे टेलीग्राम आती है फादर की कि बेटा अगेन आई हैव लॉस्ट माय जॉब, सो आई कैन नॉट अफोर्ड, और अब मैं ज्यादा उधार भी नहीं मांग सकता, वापस आ जाओ, लीव योर कोर्स। अभी 3 महीने हुए थे, 4था महीना चल रहा था, लीव योर कोर्स एंड कम बैक। कैसा लगा होगा तो आपको? मेरे लिए तो वो वज्रपात हो गया ना, मेरे लिए तो धरती फट गई और मैं समा गया, और पता नहीं, आई वाज शैटर्ड। एंड मैं, हमारे वहाँ एक विजडम ट्री है, अच्छा। उसे हम विजडम ट्री कहते हैं, बहुत सुकून मिलता है, और बड़े बड़े दिग्गज एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर उस ट्री के नीचे बैठे हैं। तो मैं वहाँ बैठा टेलीग्राम पढ़ रहा था और रो रहा था। तो मेरा एक दोस्त आया, उसने कहा, पेंटल, नोटिस बोर्ड पे तेरे नाम का कुछ छपा है, कुछ नोटिस है। तो मैं गया, नोटिस पे लिखा हुआ था कि एक्टिंग कोर्स फर्स्ट टर्म आफ्टर द रिजल्ट्स, कंवरजीत पेंटल
मेरा पूरा नाम कंवरजीत पेंटल जी। है। कंवरजीत पेंटल को 75 रुपए प्रति माह स्कॉलरशिप मिलती है। अच्छा। तो जिस महीने से मैंने ज्वाइन किया था, टर्म शुरू हुई थी, वो 4 महीने का भी ऐड करके प्लस करंट मंथ का ऐड करके मुझे कोई 400-500 रुपए, जो भी 75 रुपए के हिसाब से 4 महीने का होता है, 300-400 जो भी रुपए, वो मिले। जैसे ही मैंने वो पढ़ा, उधर से माइम करके मुझे शो ऑफर हुआ था, जिसमें मैंने बड़े अकड़ के कहा था 50 रुपए पर शो लूंगा। वो 50 रुपए प्लस और 2-3 शो की बात चल रही थी। तो देन आई रोट टू माई फादर कि डैड, आप चिंता मत कीजिए, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है, मुझे शोज मिल रहे हैं, तो मैं कोशिश करके जब तक हो सकता है कोर्स करता हूं, अगर नहीं हुआ तो आई विल कम बैक। उधर से गुफी ने मुझे 100 रुपया भेज दिया। वो भी ट्रेनिंग में थे, तो उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान किसी तरह कर करा के 100 रुपया भेज। तो इस तरह। अच्छा, दूसरा, मैंने ये कसम खा ली थी कि जब तक मैं ट्रेनिंग पूरी नहीं करूंगा, आई विल नॉट हैव नॉन वेज, क्योंकि नॉन वेज महंगा पड़ता था। तो दाल रोटी खा के मैं कोर्स करूंगा, नॉन वेज नहीं कहूँगा। हालांकि दोस्त यार मेरे सुरेश चटवाल, राजेश बैठ, ये लोग मुझे कहते थे कि यार हम पे कर रहे हैं, तू थोड़ी पे कर रहा है, तेरा पैसा नहीं खर्च होना, ना खा ले। नहीं, एक बार डिसाइड किया है तो बस मैं बगैर नॉन वेज के कोर्स करूंगा जब तक कर सकता हूँ। वो कहते हैं ना कि दिल में हो तो जरिया अपने आप ही बन जाता है। जरिया बनता गया बेटा, शोज आते गए, स्कॉलरशिप होती रही, मैं टॉप से डाउन नहीं आया। सो पूरा कोर्स हो गया। फादर से पैसे नहीं लिए, ब्रदर से पैसे नहीं लिए, ऑन माई ओन आई डिड द कोर्स एंड आई फील वेरी प्राउड ऑफ दैट। और ये फैक्ट है कि इफ यू डिसाइड, देन कोई नहीं रोक सकता। वो है ना कि एक बार मैं डिसाइड कर लूं तो फिर अपनी भी नहीं सुनता। जी जी जी। आपके उस वक्त की जद्दोजहद के साथी जिन्हें आज आप याद करना चाहें, कौन बहुत रहे? सारे हैं। ये जिंदगी है, लोग यार दोस्त सब मिलते हैं, बिछड़ जाते हैं, फिर नए मिलते हैं। अब उसमें कितना जाऊं मैं, थोड़ा ज़्यादा इमोशनल आदमी हूं, फिर मुश्किल हो जाएगी। अच्छा। हाँ, पर ये ज़रूर एक शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। जी। क्यों मैं दोस्तों को जो मेरे बिछड़ गए उनको नहीं याद कर रहा। मैंने पुराने वेटरन्स के साथ बहुत काम किया है, चाहे वो डेविड अंकल हों, मारुति अंकल हों, ओम प्रकाश जी हों, प्राण साहब हों, जितने ये दिग्गज हैं, बिल्कुल मैंने बहुत काम किया है। तो पीछे मेरा ये प्रॉब्लम हो गया था, प्रॉबेबली बिकॉज मैं बहुत इमोशनल हूँ। मुझे ये हो गया था, जब मैं कोई भी पिक्चर टेलीविजन पे देखता था, पुरानी फिल्म, तो मैं फिल्म नहीं एंजॉय करता था। मैं ये, अरे डेविड अंकल भी गए, अरे ये अंकल भी गए, तो मैं जो चले गए थे उनको देख के रोता था, बिकॉज उनको देखने से मुझे पुरानी यादें आती थी, उनके साथ बिताया हुआ वक्त याद आता था, उनके साथ शोज पे फॉरेन टूर्स याद आते थे, लाइक भगवान दादा, लाइक अदर पीपल जो चले गए हैं। तो मुझे वो अजीब सा फोबिया हो गया था। तो आई सेड कि नहीं, आई मस्ट गेट आउट ऑफ इट। बड़ी मुश्किल से मैं अपने आप को उनसे बाहर लेके आया। तो इसलिए मैं नहीं चाहूँगा कि मैं यादों की उन गलियों में जाऊं जहां मैं नहीं कंट्रोल ना कर पाऊं। जी। आपका बेटा भी फिल्म में कर रहा है? जी, आई हैव अ सन, आई हैव अ डॉटर, एंड आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी इंटेलिजेंट वाइफ। मेरा बेटा एक्टर है। जी। वैसे अपने होम प्रोडक्शन में मैंने वाइफ से भी काम करवा लिया था। अच्छा। तो उन्होंने भी काम किया। तो माय सन हैज डन 12-14 फिल्में की हैं, अच्छा। सीरियल्स किए हैं, एंड प्लस होम प्रोडक्शन में मेरा डायरेक्शन का काम वो संभालता है। सो ही इज ऑल्सो इन द प्रोफेशन एंड जितना हो सकता है करने की कोशिश कर रहा है। तो आपकी लव मैरिज हुई थी, अरेंज मैरिज हुई थी? इट वॉज बेसिकली अरेंज मैरिज। अच्छा। मेरा एक दोस्त है,
अब तो अनफॉर्चुनेटली नहीं रहा। ही वॉज माई वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स, मेरी दिल्ली बस्ती से उनकी बहन से अच्छा। मेरी शादी हुई है, और वो भी अरेंज मैरिज हुई है। एंड वो भी एक लंबा किस्सा कभी सुनाएंगे, अच्छा। बट इट्स एन अरेंज मैरिज एंड आई एम Okay. वेरी लकी टू हैव such a beautiful, intelligent, dedicated, devoted wife and two beautiful फर्माबरदार प्यार वाले बच्चे। वैसे तो आपने अनगिनत किरदार किए हैं, तो कोई ऐसा किरदार जो आपके दिल के करीब हो? मैंने बताया ना, शिखंडी का कैरेक्टर मेरे दिल के बड़े करीब है। उसके साथ साथ और भी काफी, जैसे रफू चक्कर एंड सत्ते पे सत्ता एंड बहुत सारे किरदार। क्या होता है पूजा, एज एन एक्टर जब आप कोई किरदार को हासिल करते हो तो वो तुम्हारा अपना बन जाता है, और जो चीज अपनी बन जाती है वो आपकी फेवरेट हो जाती है। लाइक इट्स लाइक अ मदर। एक माँ जब एक बच्चे को पैदा करती है तो वो उसका हिस्सा बन जाता है। हम एज एन एक्टर एक माँ है जो हर किरदार को जब अपनाते हैं, उसका हाव भाव, बोलना चालना, बिहेवियर, एटीट्यूड, हर चीज को जब बनाते हैं, एक पूरा कैरेक्टर बनाते हैं, एक शख्सियत बनाते हैं, एक जन्म देते हैं नए कैरेक्टर को, तो वो हमारा हिस्सा बन जाता है। उसमें बड़ा मुश्किल होता है ये बताना कि कौन फेवरेट है कौन फेवरेट नहीं है। फिर भी जो इंस्टेंटली याद आते हैं तो समवेयर आई फील कि दे आर मोर क्लोज टू द हार्ट देन मेनी अदर कैरेक्टर्स। 100 बात की ये बात है कि मैं बहुत लकी रहा कि ऐसे प्रोफेशन में आया जो मेरी हॉबी थी, जो मेरा सब कुछ है, और भगवान ने मुझे उसमें सक्सेस दी। अब सक्सेस इतनी है डजंट मैटर, मेरे हिसाब से बहुत सक्सेस दी, और मेरे हिसाब से भगवान ने मेरी झोली में इतना ज़्यादा डाला जो मैं डिजर्व नहीं करता था। सो आई थैंक यू गॉड, आई थैंक यू माय पेरेंट्स, और मैं थैंक यू आप सबका करता हूँ जिन्होंने इतने साल मुझे प्यार दिया, इज्जत दी, और यही उम्मीद करता हूँ कि हमेशा जब तक सांस है आपका साथ रहे, आपका प्यार रहे, आपका आशीर्वाद रहे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। अगले जन्म में क्या पेंटर ही बनना चाहेंगे? पेंटल तो पता नहीं, अगले जन्म में एक्टर जरूर बनना चाहूँगा। अच्छा। हर जन्म में एक्टर बनना चाहूँगा, हर जन्म में ये क्रिएटिव काम करना चाहूँगा। कोई एक नगमा सुना दीजिए नगमा? हमारे नाजरीन के लिए। जी, कोई कविता आपकी पसंद नहीं, की? गुलजार साहब का एक शेर है वो सुनाना जी चाहूँगा। बिल्कुल। जो मैं अपने में उस जिसे मान के मैं जिंदगी जी रहा हूँ। जी। ए उम्र अगर दम है तो कर दे इतनी सी खता, ए उम्र अगर दम है तो कर दे इतनी सी खता, बचपन तो छीन लिया बचपना छीन के दिखा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत तो इसी बढ़िया। बचपन के साथ जिंदगी जीते जा रहे हैं, हाँ। हंसते खेलते, लिविंग द मोमेंट, एंजॉइंग द मोमेंट, एंड बस दैट्स ऑल। कोई ऐसा ख्वाब जो अभी रह गया हो, पूरा करना बाकी हो? नहीं, नहीं। ऐसा कोई ख्वाब नहीं है। अच्छा। और अगर है भी तो भगवान अपने आप दे देगा। आई एम अ सेटिस्फाइड, फुलफिल्ड, सुकून वाली आत्मा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। इज्जत की रोटी, इज्जत का काम, और यही माहौल चलता रहे, बस अपना काम हो गया। पेंटर जी, आपके साथ गुफ्तगू करके बहुत मज़ा आया, और हम दुआ करते हैं कि आप इसी तरह से बेहतरीन काम करते रहें, सेहतमंद रहें। आप you. यहाँ आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू पूजा, थैंक यू एवरीवन, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल दैट आप लोगों ने इतनी इज्जत दी, इतना प्यार दिया। प्लीज़ कंटिन्यू डूइंग दैट।
तो नाजरीन, गुफ्तगू में फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए डीडी उर्दू पर। आदाब।